हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो टर्म था उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। जैसे कि हम पिछला जितना भी बताए थे इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, वो सारे के सारे हम जिक्र कर देते हैं। जैसे कि आप शुरू में देखे होंगे वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज ये सब जो हम पढ़ेंगे जितना आप पढ़ चुके हैं जितना भी टर्म्स, ठीक है, वो सारे के सारे का हम एक समराइज एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब आपको निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अच्छा ढंग से अगर याद होगा तो और अच्छा बात है, याद होगा तो बढ़िया ढंग से आप बढ़िया समझ जाइएगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी याद है कोई बात नहीं, वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम बार-बार जिस वक़्त एग्ज़ाम्पल कराएँगे तो उस वक़्त जो है ना वो सब पॉइंट को हम रिपीट करते रहेंगे। वो सब में किस तरह आपको डिफाइन किया गया है वो सारे के सारे चीज़ आपको रिपीट किया जाएगा। ठीक है, याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो फिर भी कोई बात नहीं, वो हम रिपीट करते चलेंगे। तो जितना चीज़ पढ़ा है एक बार हम उसको रिपीट या रिकॉल कर देते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट बताया गया था वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? तो आपको बताया गया होगा कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आउटर मोस्ट सेल यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये पॉइंट आपको बताया गया था। दूसरा आपको बताया गया था, तो दूसरा था आपका कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन हम ये बताए थे कि किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन के योगफल को ही क्या कहा जाता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बताया गया था ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ किसको कहा जाता है? तो ये नेचर ऑफ एटम मतलब कि परमाणु की प्रकृति होता है। क्या होता है? परमाणु की प्रकृति। इसमें क्या होता है? तो कोई भी एटम जो होता है स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? गेन करती है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है। तो परमाणु की इस नेचर को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट लॉ कहते हैं। हम ये भी बताए थे मोस्टली एटम जो होता है वो ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता है। एक्सेप्शन कुछ एटम जो होता है वो ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो ओनली ड्यूप्लेट लॉ को ही क्या करती है? फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम ये क्या करती है? ड्यूप्लेट लॉ को फॉलो करती है। अर्थात ड्यूप्लेट लॉ का मतलब क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होगी और ये जो होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है? इनका आउटर मोस्ट सेल पूर्ण रूप से फिल हो जाती है या इनका मतलब कि जो होता है वो स्टेबिलिटी इस 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इसलिए क्या हो जाती है ये स्टेबल यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन पाकर स्टेबल हो जाती है। ठीक है? तो इसको एग्ज़ाम्पल के रूप में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट हम ये बताए थे वैलेंसी संयोजकता यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम ये बताए थे कि कोई भी एटम जो होता है स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या में क्या करती है? गेन करती है या इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या में लूज़ करती है, उसकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? तो निश्चित रूपेण उसको कहते हैं वैलेंसी कहते हैं। और चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक क्या कर रही है? गेन कर रही है, तो और दूसरा क्या कर रही है? लूज़ कर रही है। तो इसके बेसिस पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टाइप जो था आपका पॉजिटिव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि धनात्मक संयोजकता था। दूसरा था ऋणात्मक संयोजकता यानी कि नेगेटिव वैलेंसी। धनात्मक संयोजकता का निर्माण कब होगा? तो कोई भी जब एटम क्या करेगा? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तो निश्चित रूप में लूज़ करेगा। तो उस कंडीशन में जो होगा आपका पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण हो जाएगा और जब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो गेन करेगा तो इस कंडीशन में नेगेटिव वैलेंसी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है? अब हम ये भी बताए थे जो लास्ट में बताए थे कि कोई भी एटम जो होता है ना वो कब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, कब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये भी बताए थे हम। तो इसमें हम ये बताए थे जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, तो निश्चित रूपेण वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? लूज़ कर देगी और लूज़ करके वो पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण कर देगा। नेक्स्ट हम ये बोले थे कि जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 हाँ, ठीक है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगी तो निश्चित रूप में वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? गेन करेगी और उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, जितनी संख्या में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने में उसमें क्या रहेगी? कमी रहेगा। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी? 8 पुने में कितना कम है?
तो 3 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी। और गेन करके चूँकि वो क्या कर रही है? रील ले रही है, तो इसलिए वो कैसा वैलेंसी का निर्माण करेगा? तो नेगेटिव वैलेंसी का क्या कर देगा? वो निर्माण करेगा। ओके, यहाँ से हम नेगेटिव वैलेंसी का एक फ़ॉर्मूला भी बताए थे कि 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो भी क्या रहना चाहिए? 5, 6, 7 रहना चाहिए, ठीक है? ये हम बताए थे। नेक्स्ट हम बताए थे आयन्स, आयन्स के बारे में हम ये बताए थे कि कोई भी एटम्स होता है, वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? गेन या लूज़ करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? उस पर कुछ चार्ज क्रिएट होता है, उस चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। आयन को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 2 भागों में, एक धनात्मक धन आयन, एक ऋण आयन। धन आयन कब निर्माण होगा? इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा। और ऋण आयन कब इलेक्ट्रॉन जब निर्माण होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तब क्या हो जाएगा? ऋण आयन का सॉरी हाँ, ठीक है, वो री9 का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट हम बता चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं इसका एग्ज़ाम्पल, मतलब ये सारे के सारे जितना भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे, ये सब जितना भी टर्म हम बताए थे, ये सारा का सारा चीज़ को हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू अब बताएँगे। ठीक है? और उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू उसके बाद आप किसी भी एटम जो होता है, स्ट्रक्चर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एग्ज़ाम्पल भी समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूपेण आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहेगा तो निश्चित रूपेण ये और अच्छा ढंग से आप बेटर रूप से समझिएगा। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो पहला एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये हाँ, एक चीज़ और हम बताए थे कि जैसे कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए कि अच्छा मतलब कि 4 रहे 1, 2, 3 रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? लूज़ कर देती है। 5, 6, 7 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है? गेन कर लेती है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब वो क्या करेगा? तो निश्चित रूप से वो रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है। मतलब ये हुआ कि आवश्यकता अनुसार क्या करता करता है? वो धन आयन का भी निर्माण कर सकता है और उसके बाद ऋण आयन का भी क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। और हम ये भी बताए थे कि आउटर मोस्ट शेल में जब किसी भी परमाणु की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अथवा अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप में वो किसी प्रकार का आयन्स आयन्स का फ़ॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या करेगा? आयन्स का फ़ॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी कि ऑक्टेट लॉ यानी कि वो जो होता है ऑक्टेट उनका पूर्ण होता है और स्टेबिलिटी को गेन कर लेती है, तो वो किसी प्रकार का आयन का निर्माण नहीं करेगा और किसी प्रकार का जब आयन का निर्माण नहीं करेगा, तो निश्चित रूपेण वो किसी प्रकार के कंपाउंड्स यानी कि यौगिक का भी निर्माण नहीं करेगा और यही क्या है ऑक्टेट नियम का क्या है निश्चित रूपेण वो त्रुटियाँ हैं यानी कि डीमेरिट्स हैं। ठीक है? ये सब हम बताए थे और क्यों डीमेरिट्स है इसके बारे में हम मेटल नॉन मेटल जब चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री के तो उसमें निश्चित रूपेण ज़िक्र करेंगे। क्यों हो गया? क्योंकि निश्चित रूपेण ऑक्टेट लॉ में ये बोला गया है कि ये किसी प्रकार कंपाउंड्स का निर्माण नहीं करता है इनर्ट गैस जो होता है यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो किसी प्रकार कंपाउंड का निर्माण नहीं करता है बट वो किसी न किसी प्रकार कंपाउंड का निर्माण करता है आगे चल के देखा गया था वो भी हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे उसमें हम जिक्र करेंगे ठीक है नॉन मेटल एंड मेटल चैप्टर में ओके अंडरस्टूड हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलिए जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जांपल हम ये लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 ठीक है एग्जांपल नंबर 1 हम मान लेते हैं कि सोडियम ठीक है कहेगा कि सोडियम का ऑल इलेक्ट्रॉन मतलब कि वैलेंसी ज्ञात कीजिए, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, कोर इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, इसमें नंबर ऑफ शेल ज्ञात कीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कि किस प्रकार का आयन्स का निर्माण करता है, आयन्स का नेम कैसे होता है, वो सारे के सारे आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। तो यही सब अब हम ज्ञात करेंगे। आपको अगर पॉइंट याद है तो बेटर है और नहीं तो कोई बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक इसको समझ सकते हैं, तो निश्चित रूपेण और बढ़िया ढंग से आप इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, तो सबसे पहले ये सब कोर इलेक्ट्रॉन हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है? वो सारी चीज़ पॉइंट याद करने के लिए या आयन्स का फॉर्मेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता रहना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहना चाहिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो वो आपको पता रहना चाहिए, वो क्या होता है? वो होता है 2, 8, 1 होता है। क्या होता है? 281 2, 8, 1 होता है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि सोडियम में नंबर ऑफ सेल यानी कि कक्षों की संख्या कितना है? तो सबसे पहला हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ सेल यानी कि कक्षों की
संख्या। इसमें नंबर ऑफ सेल यानी कक्षों की संख्या कितना है? तो आप देखिएगा कैसा-कैसा इलेक्ट्रॉन फिलअप है? तो पहला है 2, दूसरा है 8, तीसरा है 1। मतलब ये हुआ यही है इसका इसका सेल भी यही है। मतलब ये हुआ इसका फर्स्ट सेल ये हो गया, सेकंड सेल ये हो गया, थर्ड सेल ये हो गया। नहीं, तो इसका मतलब इसमें सोडियम में नंबर ऑफ सेल की संख्या कितना है? तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या कितना है? तो 3 है। तो फर्स्ट में 3, 8 और 1। तो नंबर ऑफ सेल कितना है? 1। मतलब 3 सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल की संख्या तो जितने मतलब कि जिस प्रकार उसमें इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बस उसी को हम क्या मान लेते हैं? सेल मान लेते हैं। मतलब जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखा गया होगा, जितने पार्ट में, उसी पार्ट को ईच पार्ट को हम क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ सेल मानेंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ सेल ये हो गया। अब इसी जगह से मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सोडियम के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो फर्स्ट सेल ये हो गया, तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2। मान लीजिए कि पूछा जाएगा सोडियम के सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो 8 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दूसरे सेल में 8 है। पूछा जाएगा थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो थर्ड सेल में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूछा जाएगा कि फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है सोडियम के? तो किसी प्रकार की इसमें फोर्थ सेल है? नहीं है। इसका मतलब इसमें फोर्थ सेल क्या हो जाएगा? 0 और फोर्थ सेल जब 0 है तो निश्चित रूप से सोडियम के फोर्थ सेल में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा बिकॉज़ यहाँ पर किसी प्रकार का फोर्थ सेल नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ सेल। दूसरा अगर पूछा जाए कि निश्चित रूप से आपको दूसरा पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा इसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नंबर ऑफ वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम कैसे परिभाषित किए थे? वो परिभाषा ध्यान कीजिए। किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल किसमें होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो आउटर मोस्ट सेल ये है, मतलब सबसे अंतिम कक्ष ये है। पूछा सीधे उसमें डेफिनेशन में आपको बताया गया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के सबसे अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1। तो इसका मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट। दूसरा तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा नेक्स्ट पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा सोडियम में? तो नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन मतलब कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो कोर इलेक्ट्रॉन की परिभाषा आप ध्यान कीजिए। तो परिभाषा इनका डेफिनेशन हम क्या बताए थे कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन को छोड़कर मतलब इसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बाकी बचा सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसको छोड़कर लास्ट वाला को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बाकी ये बचा है, ये बचा। इस दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो एक में 2, एक में 8। 2, 8 मिलाकर कितना हो जाएगा? 10। दोनों को जोड़ेंगे तब वो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 10। ये हो गया इसका कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट इसका चौथा कहेगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? तो हम ये बताए थे कि कोई भी परमाणु जो होता है स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? या तो गेन करती है या तो लूज़ करती है, ठीक है? अब गेन या लूज़ कब करेगा? तो जब भी किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये क्या कर देगा? लूज़ कर देगा मतलब त्याग कर देगा और त्याग करके कैसा वैलेंसी का निर्माण करेगा? पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है? और जब 5, 6 और 7 रहेगा तो ये क्या कर देगा? तो निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है? और निर्माण कौन कर देगा? भाई नेगेटिव वैलेंसी का निर्माण कर देगा और 4 वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर देगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि ये लास्ट में इसका आउटर मोस्ट सेल में देखना है। आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2, 3 रहेगा तो वो क्या कर देगा? लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन और लूज़ करके पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण कर देगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में देखिएगा कौन स कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब इसमें फर्स्ट लॉ क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है? अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है तो निश्चित रूप में वो क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और त्याग करके कैसा वैलेंसी का निर्माण कर देगा, तो वो पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करेगा मतलब धनात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर देगा? त्याग कर देगा। क्या कर देगा?
त्याग कर देगा और त्याग करने के बाद जितना, और वो भी हम बोले थे कि जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है उसकी संख्या को क्या कहते हैं, वैलेंसी। ये कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, एक संख्या में, इसका मतलब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, एक। ये कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, एक, तो एक इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, यानी कि लूज कर रहा है, ये किस प्रकार के वैलेंसी का निर्माण करेगा, पॉजिटिव। सबसे पहले इसका वैलेंसी क्या होगा, तो एक होगा, क्या होगा, एक। अब एक क्या है, पॉजिटिव वैलेंसी है कि नेगेटिव वैलेंसी है, यानी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो निश्चित रूप में जब एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो क्या करता है, लूज करता है, दो इलेक्ट्रॉन रहता है फिर भी लूज करता है, थ्री इलेक्ट्रॉन रहता है फिर भी लूज करता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, लूज करेगा, और लूज करने के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है, तो पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करता है, पॉजिटिव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करता है, क्या कर देता है, पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम किस प्रकार वैलेंसी का निर्माण करता है, तो पॉजिटिव वैलेंसी। कितना पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करता है। कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करके क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। और चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी है, लूज की है, तो निश्चित रूप में इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और चूंकि ये लूज किया है, इसलिए ये कौन सा वैलेंसी का निर्माण करेगा, तो पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, अब ये हो गया वैलेंसी, वैलेंसी एक है, और कौन सा वैलेंसी है, तो पॉजिटिव वैलेंसी। अब कौन सा आयन का निर्माण करेगा, ठीक है, ये आयन क्या है, तो जो पॉजिटिव वैलेंसी में रहेगा या जो वैलेंसी में रहेगा वही आयन बन जाता है, क्या बन जाता है, वही आयन। तो यानी कि फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जो वैलेंसी है, जिस टाइप का वैलेंसी है वही आयन भी रहता है, क्या रहता है, आयन भी। यहाँ पर ये किस प्रकार, किस टाइप का वैलेंसी है, तो पॉजिटिव वैलेंसी। इसका मतलब ये आयन भी यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव आयन होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि निश्चित रूपेण यहाँ पर धन आयन होगा, क्या हो जाएगा, धन आयन। ये धन आयन का निर्माण करेगा, कौन सा आयन का निर्माण करेगा, धन आयन, यानी कि +1 का निर्माण करेगा, ठीक है, +1। अब आयन का नाम एक बार इसको फिर समझ जाइएगा, यहाँ पर समझने में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। पूछा जाएगा कि ये कौन सा आयन का निर्माण कर रहा है, तो आयन अगर निर्माण करना चाहते हैं तो उसका वैलेंसी देखना है, किस प्रकार का वैलेंसी का निर्माण करता है। तो सोडियम किस प्रकार वैलेंसी का निर्माण कर रहा है, सोडियम कर रहा है पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण, किस प्रकार वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी। और वही पॉजिटिव वैलेंसी क्या हो जाएगा, आयन भी बना देगा, क्या बना लेगा, आयन भी। जितना मात्रा में पॉजिटिव वैलेंसी उतना मात्रा में ही क्या बना लेगा, आयन। तो यहाँ पर +1 है, तो आयन भी क्या बना लेगा, +1, क्या बना लेगा, +1। यानी कि ये कौन सा, प्लस मतलब धनात्मक, यानी कि धनात्मक आयन का निर्माण कर रहा है। कौन सा आयन का निर्माण कर रहा है, धनात्मक। क्या लिख देंगे, धन आयन, यानी कि कैटायन का निर्माण कर रहा है, ठीक है, ये धन आयन का निर्माण कर रहा है। अब कहेगा कि आयंस का नाम, जो धन आयन जो निर्माण किया है उस आयंस का नाम क्या है, यानी कि 6 नंबर में हम क्या बोल सकते हैं, नेम ऑफ आयन। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ आयन। और आयन का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो निश्चित रूप से आयन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले जिस एटम का आयन हम बना रहे हैं उस एटम को यहां पर लिखेंगे। तो कौन सा एटम है, सोडियम, तो सोडियम लिख देंगे। और सोडियम कितना धन आयन बना रहा है, या कितना मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव 1 दे देंगे, इसके सिर पर। सबसे पहले एटम का नाम लिखेंगे, फिर जितना संख्या में वो पॉजिटिव रखे हैं, ठीक है, यानी कि धन का चिन्ह रखे हैं, उस धन के चिन्ह को क्या कर देंगे, उसके सिर पर लिख देंगे, वही हो जाएगा आयन का नाम। यानी कि अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयन। आप इसको केवल इसी तरह नहीं लिख सकते, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Na+1 लिखा हुआ है, यानी कि +1, या तो आप 1 प्लस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस या +1 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। या आप कभी भी किताब में देखिएगा तो इस तरह नहीं लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा Na+, क्यों, क्योंकि एक हमेशा क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन के रूप में क्या रहता है, उसमें छुपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर एक प्लस नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, Na+ लिखेंगे, ओके, ठीक है। तो ये हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ आइए, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर कोर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाकी बचा सब इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। त्याग करने की कंडीशन बताए थे, जब
आउटर मोस्ट शेल यानी कि अंतिम कक्ष में 1 अथवा 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, त्याग कर देगा और त्याग करके जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। तो एक संख्या में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, एक इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, इसका मतलब धन दे रहा है, तो निश्चित रूप में ये क्या बन जाएगा, धनात्मक वैलेंसी। ठीक है, और जो धनात्मक वैलेंसी है वही कौन सा आयन का निर्माण कर देगा, धन आयन का निर्माण। मतलब जो वैलेंसी है, जिस प्रकार का वैलेंसी उसी प्रकार का यहाँ पर आयन बन जाएगा। यहाँ धनात्मक वैलेंसी बन रहा है, तो इसका मतलब धनात्मक आयन भी बन जाएगा। अब नेम ऑफ आयन क्या लिखे हैं, तो पहले सबसे पहले एटम लिख दिए, और एटम के बाद जितना मात्रा में उस पर चार्ज था, मतलब जितनी संख्या में उस पर प्लस चिन्ह लिखे थे, जितनी संख्या में उसमें प्लस है, उतना संख्या में उस पर प्लस हम क्या कर दिए, उसके सिर पर लिख दिए, वही हो जाएगा उसका आयन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है या ग्रहण किया है, तो अष्टक नियम कैसे पूरा हो गया या ऑक्टेट नियम कैसे पूरा हो गया। तो अब देख लीजिए ना, इसको कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये भी हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कभी भी होता है ना, तो आउटर मोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज या गेन होता है। मतलब अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को ही क्या की जाती है, त्याग की जाती है या ग्रहण की जाती है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयन के निर्माण में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करती है, आयन के निर्माण में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करती है, तो निश्चित रूप से अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करती है, हमेशा आयन के निर्माण में पार्टिसिपेट करती है। ये क्वेश्चन भी आई है कि आयन का निर्माण करने में हमेशा अंतिम कक्ष अर्थात आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ओके, ठीक है, यानी कि भाग लेती है। ठीक है, तो अब कहिएगा कि इसका मतलब आयन का निर्माण हुआ, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा या तो गेन किया है। यहाँ पर लूज किया, लूज किया मतलब ये क्या कर देगा भाई, इसको निकाल देगा। ये क्या हो गया, इसको त्याग दिया, त्याग दिया, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया ना, क्या हो गया, खत्म। अब देखिए क्या इसके अंतिम कक्ष में ये खत्म हो गया। अब देखिए क्या इस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, बिल्कुल पूरा है। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, अब इसका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सॉरी, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। मतलब अब ये सोडियम निश्चित रूपेण अष्टक को प्राप्त कर चुका है, ऑक्टेट को प्राप्त कर चुका है। ऑक्टेट को प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सोडियम आयन का निर्माण करेगा, तो आयन के निर्माण करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद क्या बच जाएगा, उसमें जितना क्या रहेगा, उसमें जितना सब सेल की संख्या, सॉरी, सेल की संख्या रहेगा, उसमें से आयन के निर्माण करने के बाद क्या हो जाएगा, सेल की संख्या कम जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये जब आयन का रूप में नहीं था, सोडियम जब आयन के रूप में नहीं था, तो इसमें सेल की संख्या कितना है, 3। कितना है, 3। लेकिन जब ये आयन का निर्माण कर देगा, तो इसमें सेल की संख्या कितना बच जाएगा, मात्र 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, त्याग कर चुका है। क्या कर चुका है, त्याग कर चुका है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है, मतलब कि ये हटा दिया है। तो इसमें पहले था 11 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अब त्याग कर दिया है, यानी कि आयन बनाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग कर दिया है, तो इसमें कुल मिलाकर अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, तो आयन बनाने के बाद अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचा हुआ है, मात्र 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 10। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है। 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है। तो जब ये आयनित रूप में नहीं था, तब उस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, 11 था। लेकिन जब ये आयनित रूप में आ गया, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था, ये क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। तो अब बचा है ये केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा में 8, क्या 1 लिखेंगे? नहीं, अगर 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये तो निश्चित रूप से ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ना। हम बनाएंगे सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो वो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, वो बनाना है सोडियम आयन का। इसलिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको त्याग करके तभी तो ये सोडियम आयन निर्माण हुआ है ना। इसलिए अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सोडियम आयन का, वो हो जाएगा 2 और 8 होगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले में देखिएगा, अगर हम सोडियम केवल किसका मतलब मान लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। केवल सोडियम का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कभी भी याद रखिएगा, किसी भी एटम के सबसे अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हमेशा जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उसके अंदर धन आवेश रहता है। क्या रहता है? धन आवेश। वो कैसे रहता है तो वो चैप्टर में आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर रहता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। ठीक है, सबसे अंदर में क्या रहेगा? धन आवेश। और यानी कि न्यूक्लियस रहता है। धनावेश मतलब न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है धनावेश होता है। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या रहेगा? इसका शेल रहेगा। क्या रहेगा? कक्ष। क्या रहेगा? कक्ष। मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। किस तरह? जिस तरह क्या करता है, वो क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर रहता है, पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह जो होता है घूमते रहता है, ठीक उस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ भी क्या रहेगा? आ, ये पहले न्यूक्लियस बना दिए। अब इसमें कक्षों की संख्या कितना है? सोडियम में हम देख रहे हैं, केवल सोडियम आयन में नहीं, सोडियम में कक्षों की संख्या कितना है? 3। तो सबसे पहला कक्ष ये हो गया। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो थोड़ा आकार बढ़ते जाएगा। तीसरा ये। इसका मतलब सबसे अंदर में क्या है? किसी भी एटम के सबसे अंदर में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। देन उसके चारों ओर क्या रहता है? कक्षों की संख्या। और चूंकि सबसे अंदर में न्यूक्लियस दे दिए और कक्षों की संख्या सोडियम में कितना है? 3, तो 3 कक्ष हम बना दिए, यानी कि 3 सेल बना दिए। फर्स्ट सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो फर्स्ट में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन कहीं दे देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब सूचित करते हैं e⁻⁻ से। सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम बिठा देंगे। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? थर्ड में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया किसका? सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर? सोडियम का स्ट्रक्चर। ये तभी आप बना पाइएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितना कितना सेल की संख्या वो जब पता रहेगा तब बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सोडियम का स्ट्रक्चर। अब बताइए, ये सोडियम का स्ट्रक्चर है। अब सोडियम आयन का निर्माण करेगा तो ये लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा? त्याग देगा, खत्म कर देगा। खत्म करेगा तो Na प्लस बन जाएगा, और Na प्लस बन जाएगा तो अब Na प्लस का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, किसका स्ट्रक्चर? Na प्लस का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो सबसे अंदर में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, सबसे अंदर में नाभिक। ठीक है, अच्छा, सोडियम का अभी स्ट्रक्चर बनाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 1 ही है। लेकिन सोडियम आयन का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो सोडियम आयन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? 2 और 8 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर दिया गया है? रिलीज कर दिया गया है, त्याग दिया गया है। तब ये बचा है 2 8। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना है? 10, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11। इस प्रकार आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? इसके बारे में हम बताएंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में बढ़िया ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बचा है 2 8, लेकिन सोडियम का कितना था? 2 8 1। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बन गया 2 8। अब बताइए, इसमें कक्षों की संख्या कितना है? इसमें था 3, और इसमें कक्षों की संख्या मात्र कितना बच गया है? इसमें मात्र सेल की संख्या जो बचा है वो सेल की संख्या कितना है? 2। तो इसमें 2 ही सेल बनाएंगे। फर्स्ट सेल ये हो गया और सेकंड सेल ये बन गया। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 8 बना दिए। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया सोडियम आयन का स्ट्रक्चर। क्या बन गया? सोडियम आयन का स्ट्रक्चर। तो इस तरह में आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। एनीवे डिफरेंट हम अगले चैप्टर में बताएँगे। फिलहाल में थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि पूछा जाएगा सोडियम आयन और सोडियम मतलब में सोडियम परमाणु में क्या डिफरेंट है? तो सोडियम परमाणु में कितने सेल हैं? 3। इसमें कितना है? 2। इसमें फर्स्ट सेल में 2 ही मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। इसमें मतलब कि एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11। ठीक है, इसका आकार क्या हो जाएगा? आयन का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका आकार बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? ये त्याग करके ये बना है, तो इसका आकार मतलब ये वाला कक्ष क्या हो जाएगा? खत्म। इसका आकार छोटा हो जाएगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बताएँगे चैप्टर जब पढ़ाएँगे तो। ठीक है, अभी ये अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम मूव आउट करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, सोडियम के बाद हम पोटेशियम करते हैं, ठीक है। पोटेशियम का सब चीज़ ज्ञात करेंगे, तो पोटेशियम का सबसे पहले अगर ये सब अगर ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 8, 1 होता है, नहीं? अब इसमें सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ शेल ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ शेल कितना है भाई? नंबर ऑफ शेल इसमें देखिएगा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, यानी कि नंबर ऑफ शेल फोर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? सबसे अंतिम कक्ष, सबसे अंतिम कक्ष ये हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? एक, एक लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट अगर 3 नंबर में बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, और बाकी सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बाकी कितना है? 2 प्लस 8 प्लस कितना है? 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चौथा, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो अगर मान लीजिए कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना चाहेंगे, तो हम क्या देखेंगे? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है भाई? तो आउटर मोस्ट में आपका एक, एक है, क्या कर देगा? ये लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि शर्त ये है भाई, 1, 2 या 3 रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करके वो पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण कर देगा। तो सबसे पहले वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका? इसका वैलेंसी 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, ये किस प्रकार के वैलेंसी होगा? 1 है, किस प्रकार का वैलेंसी है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये क्या कर देगा? लूज करेगा, लूज करेगा तो ये पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा। क्या बना लेगा? पॉजिटिव वैलेंसी। क्या बना लेगा? पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। आयन क्या बना लेगा? तो आयन जो वैलेंसी है जिस प्रकार के, उसी प्रकार के यहाँ पर आयन भी बनेगा। किस प्रकार का वैलेंसी है? पॉजिटिव वैलेंसी। क्या बन जाएगा? ये भी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन, यानी कि केटाइन बन जाएगा। इसमें थोड़ा-सा हमको कन्फ्यूजन रहता है केटाइन एनायन में। केटाइन मतलब क्या है? धनात्मक आयन होता है, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि आयन किस प्रकार निर्माण करेगा? यहाँ पर अगर पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आयन भी बनेगा क्या? पॉजिटिव आयन, मतलब कि धन आयन बनेगा। क्या बनेगा? धन आयन। क्या बनाएगा? धन आयन, यानी कि वही कैटायन बनाएगा, ठीक है। कितना संख्या में धन आयन है? तो +1। कितना है? +1 धन आयन का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि आयन वैलेंसी क्या है? +1। क्या है? +1। पॉजिटिव, यहाँ पर +1 मतलब पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। +1 मतलब पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण कर रहा है, और यही क्या बन जाएगा? आयन बना लेगा। पॉजिटिव आयन निर्माण कर लिया, ठीक है। ओके, पॉजिटिव आयन बन गया है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नेम ऑफ आयन। नेम ऑफ आयन। नेम ऑफ आयन। आयन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एटम्स का नाम लिखेंगे। एटम्स क्या है? के है। ओके, के लिख दिए। नेक्स्ट, इस पर कितनी संख्या में आवेश आ रहा है, यानी कि कितनी संख्या में इस पर प्लस है, प्लस चिन्ह है। कितनी संख्या प्लस चिन्ह है? तो इसमें है एक संख्या, मतलब कि एक ही प्लस है, तो इसका मतलब इस पर एक प्लस दे देंगे, या इसको सीधे क्या लिख देंगे? के प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? के प्लस। ये हो गया इसका मतलब कि आयन। अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पोटेशियम, केवल पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? लास्ट वाला खत्म, क्या बच जाएगा? 2, 8, 8 केवल बचेगा। क्या बचेगा? 2, 8, 8। मतलब ये हुआ परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये, और आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया 2, 8, 8। तब ना ये क्या बनेगा? मतलब कि ये जैसे ही प्लस चिन्ह मतलब प्लस आयन का निर्माण करेगा, पोटेशियम प्लस आयन का निर्माण करेगा, वैसे ही किस अवस्था को प्राप्त कर लेगा? स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। किसको प्राप्त कर लेगा? स्टेबिलिटी को। और स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा तो आउटर मोस्ट शेल में क्या रहना चाहिए? तो निश्चित रूप 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8, ठीक है। तो ये +1 बना रहा है। +1 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया? त्याग कर दिया है, यानी कि अपने जब परमाणु अवस्था में था, परमाणु का अवस्था में था, तो वो परमाणु की अवस्था में जब था, तो वो अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे ही वो आयन का निर्माण किया, वो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तब वो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका क्या बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बन गया? 8। जब परमाणु के रूप में था, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या था? 1। लेकिन जब ये आयन के रूप में आया, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 8 बचा है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुर चुका है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुका है। मतलब ये क्या हो गया? ये किसी प्रकार का आयन का निर्माण नहीं करेगा। ओके, स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके। आप सबसे पहले एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, सबसे अंदर में क्या रहेगा? न्यूक्लियस, मतलब कि सबसे अंदर में रहेगा आपका नाभिक, और 4 है तो 4 कक्ष बना दीजिए।
इस तरह करके 4 कक्ष बना दीजिए, सभी में इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। सब पहले में 2 है, 2 लिख दिए, दूसरा में 8 है, 8 भर दीजिए, ठीक है। तीसरा में भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में भी 8 भर दीजिए। चौथा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं दे दीजिए, बात खत्म। ये हो गया पोटेशियम परमाणु का संरचना। पोटेशियम आयन का अगर संरचना बनाना चाहेंगे तो सबसे अंतिम में क्या करेंगे, न्यूक्लियस लिखेंगे, नाभिक लिखेंगे, ठीक है। अब इस आयन में सेल की संख्या कितना है, 2 8 8, मतलब कुल मिलाकर सेल की संख्या कितना है, 3। इसमें 4 सेल है, लेकिन आयनित अवस्था में जब आ गया तो ये कितना सेल है इनके पास, मात्र 3। क्यों, क्योंकि अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो त्याग कर दिया है, तो इसमें केवल बचा है 3 सेल, तो 3 ही सेल बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 भर दिए, दूसरा में 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आठ इलेक्ट्रॉन, तीसरा में भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब कि क्या हो गया, सोडियम आयन का सॉरी पोटेशियम आयन का स्ट्रक्चर हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा पोटेशियम आयन और पोटेशियम परमाणु, पोटेशियम आयन और पोटेशियम परमाणु में कौन स्टेबल है, पूछा जाएगा पोटेशियम आयन और पोटेशियम परमाणु में कौन स्टेबल है, तो निश्चित रूप से पोटेशियम आयन स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, और इसके परमाणु की अवस्था में आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबल निश्चित रूप से क्या होगा, जो आयनित रूप में है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी परमाणु जो आयनित रूप में है वो निश्चित रूप से वो स्टेबल होगा, क्या रहेगा, स्टेबल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लास्ट में क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम चलते हैं। जैसे देख लीजिए ये एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है, 2 8 3 होता है, क्या होता है, 2 8 3। तो इसका अगर हम नंबर ऑफ सेल लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम सेल में उपस्थित, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अंतिम क्या है, 3 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि इसमें सेल की संख्या 3 है तो इसमें मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वेरी करेगा, ठीक है। अलग-अलग हो सकता है, अलग-अलग में। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 2 प्लस 8 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ओके। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित रूप से आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, और ये क्या कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इसका वैलेंसी हो जाएगा। और किस प्रकार का वैलेंसी है, 3 है तो ये क्या कर देगा, लूज करेगा, लूज करके कौन सा वैलेंसी का निर्माण करेगा, +3, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण कर देगा। किस प्रकार वैलेंसी का निर्माण, पॉजिटिव वैलेंसी, किस प्रकार निर्माण करेगा, पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। आयन क्या बनाएगा, तो आयन भी बनाएगा, +3 आएगा, क्या आएगा, +3, मतलब जिस प्रकार की क्या है आपका वैलेंसी है उसी प्रकार की आयन है, मतलब 3 गो प्लस इस पर आ गया है। अब आयन का नाम क्या लिख देंगे, आयन नेम, आयन नेम सबसे पहले क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिख देंगे। कितना प्लस है इस पर, कितना आयनित रूप में कितना प्लस है, तो इस पर आयनित रूप में 3 प्लस है, क्या लिख देंगे, 3 प्लस, क्या लिख देंगे, एल्यूमिनियम 3 प्लस, यानी कि ये हो गया कि एल्यूमिनियम आपका 3 प्लस आयन बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। सीधे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि एल्यूमिनियम लिखा हुआ है 3 प्लस, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। एल्यूमिनियम 3 प्लस मतलब क्या, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Al 3 प्लस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Al 3 प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाइए, यही ना होगा, इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए सभी में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लास्ट वाला ये खत्म कर दिया है तो बचा है क्या, 2 8 केवल बचेगा, क्या बचेगा, 2 8, क्यों, क्योंकि आयन के निर्माण में 3 जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, खत्म, हट गया है, तो बचा है केवल 2 8,
इसका मतलब कि इसमें केवल अगर ये स्ट्रक्चर बनेगा तो अंदर में क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस, और दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा रहेगा मतलब कि दूसरा एक सेल रहेगा, तीसरा भी एक सेल। मतलब ये हुआ कि सबसे अंदर में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, उसका सेल हो जाएगा। तो इसमें सेल की संख्या कितना है, Al3+ में सेल की संख्या कितना है, 2, तो 2 सेल बना दिए। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8, ये हो गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार सीधे क्वेश्चन मान लीजिए कि इस तरह पूछा जा सकता है कि एल्यूमीनियम आयन और एल्यूमीनियम परमाणु में छोटा कौन है, तो एल्यूमीनियम आयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया है, मूव आउट कर दिया गया, त्याग दिया गया है। समझ रहे? इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, एल्यूमीनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, एल्यूमीनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 13, लेकिन एल्यूमीनियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है भाई, खो चुका है, खत्म कर चुका है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले गया, इसमें 13 था, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, खत्म। तो जब परमाणविक अवस्था में था तो ये सारा इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, 2 8 + 3 यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन। बट जब ये आयन की अवस्था में आया है तो उनका 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, खत्म। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वाले जो सबसेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन था उसको खत्म, देख रहे हैं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, केवल 2 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 2 क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सब चीज याद कीजिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, केवल 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, तो इसमें सेल की संख्या कितना होना चाहिए, सेल की संख्या, तो सेल की संख्या 1 होगा। क्या हो जाएगा, सेल की संख्या 1। और इसका वैलेंस डी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, हाइड्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉन, इसका सेल की संख्या ये, एक मिनट, कोर इलेक्ट्रॉन से पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें देखिएगा आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि इस मतलब अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, तो इसका प्रथम कक्ष और अंतिम कक्ष दोनों तो बराबर ही है। इसके लिए यही कक्ष अंतिम कक्ष भी हुआ, इसके लिए यही कक्ष क्या हुआ, पहला कक्ष भी हुआ। इसका मतलब इसके प्रथम और अंतिम कक्ष दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। क्या है, प्रथम कक्ष और अंतिम कक्ष दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, संख्या समान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। बट कोर इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, तो अंतिम कक्ष, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसको छोड़कर, और बाकी बचा सब इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका अंतिम कक्ष और प्रथम कक्ष दोनों बराबर है, तो मतलब ये अंतिम कक्ष है। अंतिम कक्ष का जब ये इलेक्ट्रॉन है, एक अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो बाकी अब रिमेनिंग यहाँ पर कहाँ कुछ है कुछ नहीं है। जब इसको हम छोड़े देंगे, ये अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ देंगे तो बाकी इसमें कहाँ कुछ है, नहीं है। मान लीजिए कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए, मिटा दिए, तो इसका मतलब अब कुछ है नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोर, इसको ये प्रथम और अंतिम कक्ष दोनों इसका समान है, तो अंतिम कक्ष कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे सब इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन ये है, इसको हम छोड़ देंगे तो बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो वैलेंसी हो जाएगा 1 ही होगा। क्या हो जाएगा, 1, और वो भी क्या बनाएगा, पॉजिटिव वैलेंसी, वो भी कितना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। ओके, आयन कैसा बनाएगा, तो आयन बनाएगा +1, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव बना है, एक मतलब +1 धनात्मक संयोजकता का निर्माण किया है, वो भी एक धनात्मक। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक धनात्मक आयन का भी निर्माण करेगा, पॉजिटिव आयन। कितना प्लस है, एक प्लस है, तो इसका मतलब नेम ऑफ आयन क्या हो जाएगा, नेम ऑफ आयन, तो निश्चित रूपेण H, और ये बन जाएगा 1 प्लस, मतलब कि 1 प्लस या तो प्लस, ये हो गया H प्लस। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों आयन का निर्माण करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस और माइनस दोनों आयन का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़िएगा,
जब केमिस्ट्री आपको बताया जाएगा 5th या 5 चैप्टर में, ठीक है? तो उसमें बताया जाएगा कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व, लोफर मतलब इनको इनके घर में ही जगह नहीं मिला है। मान लीजिए कि आप मतलब कि जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो फैमिली क्या किया है, निश्चित रूप में आपके लिए घर बना ली है। आपके ऑल फैमिली के लिए घर बना लिए, लेकिन आपको ही घर से वंचित कर दिया जाएगा। ना ही फर्स्ट रूम में रहने के लिए दिया जाएगा, ना ही सेकंड रूम में रहने के लिए, किसी रूम में आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आप ठीक है, टाइम के अनुसार आप रह सकते हैं, हाँ, 1-2 दिन के लिए रहने के लिए दिया गया है, दूसरा दिन आपको निकाल दिया गया। तीसरा दिन आप तीसरे घर में चले गए, उसमें भी 1-2 दिन रहे, फिर चौथे घर में चले गए। इस तरह मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि आपको मतलब कि घर से निकाला जा रहा है। मतलब कि आपको कोई एक ऐसा रूम नहीं मिला है, जिसमें आप स्टेबल हैं, जिसमें आप रह सकते हैं हमेशा के लिए, ऐसा नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी साथ होता है। हाइड्रोजन को भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी वर्ग में सही रूप से जगह नहीं मिला है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी वो फर्स्ट वर्ग में बिलॉन्ग करते रहते हैं, कभी-कभी वो पहले वर्ग से मिलते रहते हैं और पहले वर्ग से जब मिलेगा तो वो वर्ग पहले वर्ग में जितना भी तत्व रहता है सब प्लस आयन का निर्माण करता है। वो भी कितना प्लस? प्लस 1 आयन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्लस 1 आयन का निर्माण। जब वो पहले वर्ग पीरियोडिक टेबल के पहले वर्ग में रहेगा, तो पहले वर्ग में जो भी तत्व रहता है, उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वो प्लस 1 आयन का निर्माण करता है। तो अगर वो पहले वर्ग में जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले वर्ग में जो तत्व है, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाएगा, इसलिए वो क्या कर देगा, प्लस 1 आयन का निर्माण कर देगा। लेकिन ये क्या कर देता है, उसमें तो ठीक है, प्लस 1 आयन का निर्माण कर लिया क्योंकि उसमें पहले वर्ग का गुण था। लेकिन अब क्या करता है, कभी-कभी वो पहले वर्ग को छोड़कर अब वो 17वें वर्ग में भी उनका गुण आ जाता है। क्या आता है 17वें वर्ग मतलब पहले वर्ग में भी आ जाता है और उसके बाद वो चलकर 17वें वर्ग में भी चल जाता है। तो 17वें वर्ग में जो भी तत्व पाया जाता है, वो -1 आयन का निर्माण करता है। कौन-सा आयन का निर्माण करता है? -1। तो ये जब 17वें वर्ग में जाएगा, तो किस प्रकार का आयन का निर्माण करेगा? -1 का निर्माण करेगा। जब ये प्रथम वर्ग में रहेगा, तो +1 आयन का निर्माण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो होता है प्लस और माइनस दोनों आयन का निर्माण करेगा। पूछा जाएगा कब और कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब ये पीरियोडिक टेबल के प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं, तो उनका गुण यानी कि प्रथम वर्ग में जितना भी तत्व पाया जाता है, वो +1 आयन का निर्माण करता है। तो इनके अंदर भी वही गुण आ जाता है, तो ये भी क्या कर लेता है, +1 आयन का निर्माण कर लेता है। दूसरा, ये जब 17वें वर्ग में रहता है, हमेशा ध्यान रखना है प्रथम और 17वें वर्ग में ही ये डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। तो जब ये 17वें वर्ग में रहता है, तब ये क्या करता है, 17वें वर्ग में जितना भी परमाणु होता है, वो माइनस आयन का निर्माण करता है। वो भी -1 आयन का निर्माण करता है, तो इसलिए इनमें भी -1 आयन का क्या हो जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, तो इसलिए ये क्या कर देता है 17वें वर्ग में जाकर -1 आयन का निर्माण, इसलिए ये क्या करता है मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है प्लस और माइनस दोनों आयन का निर्माण करता है, ठीक है? तो हम ये बात लिख देते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस माइनस दोनों प्रकार के आयन आयन का निर्माण निर्माण करता है, ठीक है? इसलिए इसको लोफर यानी कि आवारा तत्व भी बोला जाता है, ठीक है? ये हो गया। ये ध्यान रखना है इसमें 2 मेनली बात सबसे पहले ये प्लस माइनस दोनों आयन का निर्माण करता है। दूसरा, इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? केवल ये नाभिक हो गया, ठीक है? नाभिक में प्लस ये हो गया। अब इसमें शेल की संख्या 1 ही है तो 1 बना देंगे बस 1 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और जब ये प्लस आयन का निर्माण कर देगा मतलब ये खत्म कर दिया है, तो इसमें केवल और केवल न्यूक्लियस बचेगा। क्या बचेगा? केवल न्यूक्लियस बचेगा। न्यूक्लियस मतलब ये हुआ केवल उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचेगा, ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन आयनित हो जाएगा, आयन के रूप में आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, केवल उसमें क्या बचेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचेगा। इसके बारे में आपको 9th क्लास में बताया गया होगा। ठीक है? ये हो गया। तो हम ये भी लिख देते हैं जब 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 हाइड्रोजन 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 परमाणविक परमाणविक एटॉमिक स्टेज एटॉमिक स्टेज में रहती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन
की संख्या बराबर बराबर रहती इक्वल रहती है। कितना रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ई बराबर पी बराबर दोनों क्या होगा? बराबर एक ही। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या उसमें एक ही होगा। बट बट जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयनित हो जाती है, आयनित मतलब आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड हो जाती है तो उसमें उसमें केवल केवल एक प्रोटॉन बचता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बचेगा। यहां से एक चीज और हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्या चीज पता है? ये चीज कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यागा जाता है, क्या की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या त्याग की जाती है, तो प्रोटॉन की संख्या पर क्या होगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर था। क्या था? जब ये परमाणविक अवस्था में था तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर था। बट जब ये आयन का निर्माण हो गया, जब ये आयन का निर्माण कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें खत्म हो गया। प्रोटॉन की संख्या जितना था पहले उतना ही अभी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आयन का निर्माण होगा, प्लस आयन का निर्माण होगा, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पर प्रभाव पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। हम यही ये यहाँ पर यही कहें कि प्रोटॉन मतलब कि धन आयन का निर्माण, लेकिन ये दोनों बिलोंग करता है। चाहे वो धन आयन का निर्माण करे, चाहे वो ऋण आयन का निर्माण करे, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होगी, प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। मतलब ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं ना कि आयन का निर्माण करने में इलेक्ट्रॉन की संख्या त्याग की जाती है या ग्रहण की जाती है? निश्चित रूप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही त्याग की जाती है या तो ग्रहण की जाती है। प्रोटॉन की संख्या तो जो है, प्रोटॉन की संख्या ना ही त्याग की जाती, ना ही ग्रहण की जाती। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस में। ये भी हम लिख देते हैं बात, ठीक है। क्या लिखेंगे? आयन निर्माण निर्माण आयन का फॉर्मेशन कौन सा? धनात्मक हो, धनात्मक तथा ऋणात्मक, यानी कि एनायन कैटायन आयन के निर्माण, चाहे वो धनात्मक आयन हो चाहे ऋणात्मक आयन हो, कोई भी हो, ठीक है। आयन के निर्माण में हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है। प्रभावित प्रभावित कैसे? तो वो अगर मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। घटेगा कब? तो जब इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करेगा। बढ़ेगा कब? जब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रहण करेगा। ठीक है, तो प्रभावित होगा अर्थात क्या होगा? घटेगा अथवा क्या होगा? बढ़ेगा या बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? प्रभावित प्रभावित होती है। किस प्रकार प्रभावित होती है? या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। कैसे घटेगा? तो जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, मतलब धन आयन का निर्माण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा। जब वो ऋण आयन का निर्माण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। परंतु परंतु प्रोटॉन की संख्या पर प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है।